So hello students, welcome back to Commerce Nation and welcome back to yet another lecture of business organization. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। लास्ट चैप्टर्स में हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। बट ये पहला चैप्टर था जिसमें हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल वर्ड के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग देखा, उसका नेचर देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये छोड़ दिया था फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम वो करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। फंक्शन का मतलब क्या हो गया भैया? फंक्शन का मतलब ये हो गया, फिलहाल पीछे पे ध्यान मत दो, फिलहाल मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। फिलहाल फंक्शन का मतलब ये हो गया, जैसे एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक बिजनेस काम कैसे करता है। ठीक है, कौन कौन से दायरे हैं जिनमें वो काम कर सकता है, इज दैट फाइन, उसे हम बोलेंगे फंक्शंस। ठीक है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जाते हैं या फिर एक फोन खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं ना उसके फंक्शंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। फंक्शन मतलब वो क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो वो उस फोन के फंक्शंस हो गए। तो हम देखेंगे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। फाइन, अब यहाँ पे कुछ बहुत से हमारे पास टर्म्स आएंगे, जैसे आप यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंसिंग फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। इसका मतलब क्या? फंक्शन मतलब तो चलो हमें समझ आ गया, फंक्शन मतलब हमें समझ आ गया। लेकिन लेकिन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? फाइनेंसिंग फंक्शन अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका क्या मतलब हो सकता है? देखो, उसका ये मतलब हो सकता है, अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का बात करूं तो ऑर्गेनाइजिंग को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या फंक्शंस होंगे, ये होगा ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। सेम गोज फॉर फाइनेंसिंग फंक्शन। अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस है, बिजनेस क्या क्या कर सकता है, तो वो फाइनेंसिंग फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये था एक बेसिक ब्रीफ अबाउट द फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। चलो, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन सबसे पहले है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या होगा? इट इज वन ऑफ द मेन फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजिंग इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और क्यों है? क्योंकि देखो, हमने लास्ट क्लासेस में भी बात किया है इस बारे में कि अगर आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है तो दिक्कतें आएंगे बिजनेस में। ठीक है, जैसे सपोज सपोज एक 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 मैनेजमेंट है जो ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा चीजों को, और एक तरफ दूसरे कंपनी का मैनेजमेंट है जो ढंग से ऑर्गेनाइज कर पा रहा है चीजों को, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से ऑर्डर में होना चाहिए, उसे कौन कर रहे हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कि चीजें कैसे ऑर्गेनाइज की जाएं, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। चलो एक बार रीड कर लें। ठीक है, इसमें भैया हमें ऑर्गेनाइज क्या करना है? मैन, मशीन, मटेरियल्स एंड मनी। ठीक है, मैन ह्यूमन रिसोर्सेस, लास्ट क्लास में हमने बात किया था ह्यूमन रिसोर्सेस, मशीन, मटेरियल एंड मनी। ठीक है, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, रॉ मटेरियल्स कैसे मैनेज करने हैं। ठीक है, ये सारा चीज जो है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंडर में आएगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कलेक्ट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ बिजनेस। कोऑर्डिनेट्स एंड कलेक्ट्स। ठीक है, ये कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप भी अपने बुक में अंडरलाइन कर लो। ये कीवर्ड्स आंसर में होना अच्छा होता है। ठीक है, अगर मैं एग्जामिनर हूं और मैं इन कीवर्ड्स को देखा, ये कीवर्ड्स को देखा, ये कीवर्ड को देखा, आपके आंसर में अगर मैं देखा, तो हो सकता है मैं आधा मार्क आपको ज्यादा दे दूं या फिर आधा मार्क ना काटूं। ठीक है, अगर आप एकदम लेमन लैंग्वेज में लिख रहे हो, हाँ, आप कुछ भी लिख रहे हो, मतलब सही लिख रहे हो लेकिन अपने भाषा में लिख रहे हो, अगर मुझे ये कीवर्ड्स दिखाई नहीं दिए तो शायद मैं थोड़ा सा झिझकूंगा आपको कंप्लीट मार्क्स देने के लिए, फुल मार्क्स देने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए ये कीवर्ड्स ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ऑल द नेसेसरी फैक्टर्स ऑफ बिजनेस, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज हेल्पफुल इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या? ऑर्गेनाइजिंग अच्छा होगा तो सब चीज एक प्लान्ड मैनर में होगा, सब कुछ एक डेफिनेट मैनर में होगा, और
जो है आपका, जो भी चीज आपको करना है ना, चाहे वो ट्रांजैक्शन करना है या फिर कोई प्लान चॉक आउट करना है, तो वो सारा अच्छे ढंग से अच्छे मैनर में होगा। चलो, उसके बाद है फाइनेंसिंग फंक्शन। फाइनेंसिंग फंक्शन जैसे वर्ड ही बोलता है, फाइनेंस को जब हम मैनेज करेंगे, फाइनेंस के रेस्पेक्ट में हमारे क्या फंक्शंस होंगे, फाइनेंस को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या क्या करना है, कंपनी क्या क्या कर सकती है। चलो देखें, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड एंड बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। अगेन ये दो कीवर्ड है, ठीक है, याद रखना, ये याद रखना। उसके बाद द अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। इसका मतलब क्या, आपके पास कितने साधन होंगे, या फिर अगर मैं बोलूं आपके फैक्ट्री में कितने मशीन्स लगे होंगे, वो किससे डिटरमाइन करता है कि आपके पास पैसे कितने हैं, आपके पास फाइनेंस कितना तगड़ा है, वही 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 मैटर करता है ना। चलो, so every business needs finance for its success. Therefore, under this function of business required capital is estimated. Required capital is estimated. ठीक है, required capital is estimated, accumulated and properly utilized. इसका मतलब क्या, इस फंक्शन के तहत, इस फंक्शन के तहत, फाइनेंस फंक्शन के तहत हम ये देखते हैं कि हमें फाइनेंस चाहिए तो कहाँ चाहिए, ठीक है, किन जगहों में चाहिए, कितना चाहिए। एस्टिमेटेड रिक्वायर्ड कैपिटल, एस्टिमेटेड कैपिटल वही बोलता है कि आपको पैसा चाहिए तो कितने चाहिए, कैपिटल चाहिए तो कितने चाहिए, ठीक है। हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, ये सब चीज आएगा फाइनेंस फंक्शन में। फाइन। अ प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस एसोसिएशन फॉर द सक्सेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज्यादा हमें फाइनेंस लगेगा, वो ये बोल रहा है। अब प्रोडक्शन फंक्शन भैया क्या होता है, देखो दो तीन फंक्शन पढ़ने के बाद ना आप खुद जान जाओगे कि अगर एक प्रोडक्शन फंक्शन कुछ बोल रहा है तो, अगर एक फंक्शन कुछ बोल रहा है तो वो क्या बोलना चाह रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन मतलब हम प्रोड्यूस अगर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके तहत हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देख लो, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस। हाँ, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल है। कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बाय क्रिएटिंग यूटिलिटी। ह्यूमन वांट्स क्या होते हैं, यूटिलिटी क्या होती है, हमने पहले चैप्टर में ही देखा था, तो मुझे लगता नहीं कि अभी वापस से उन चीजों पे गौर करने का कोई ज्यादा खास जरूरत है। हेंस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज पढ़ लेना, ठीक है। मेन इसका यही है कि प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कहाँ पे करना है, रॉ मटेरियल चाहिए तो कितना चाहिए, वो रॉ मटेरियल जो है फिनिश्ड गुड्स में चेंज कन्वर्ट कैसे होगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ सबसे इजी चीज हो सकता है, मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से सुन लो, पहले एक बार बुक से आप रीडिंग कर लो खुद, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ करने का ज्यादा जरूरत नहीं होगा। रीडिंग कर लो, बुक में मार्क्स बना लो, मतलब अंडरलाइन कर लो, कुछ लिख लो, नोट्स बना लो, बुक में ही नोट्स बना लो, है ना। और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, अपने हिसाब से लिख लेना आंसर एग्जाम में। बस कीवर्ड्स का याद रखना, कीवर्ड्स पे ध्यान देना। दूसरा बात ये कि डेफिनेशन में छेड़छाड़ मत करना। डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन आपका जैसा बुक में लिखा है वैसा ही होगा, और आप अपना क्रिएटिविटी डेफिनेशन में कम से कम नहीं दिखाएंगे, बाकी जहां दिखाना है दिखा लेना, ठीक है। मार्केटिंग फंक्शन, अरे भैया आपने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उसे मार्केट तो करना है, मार्केट तो करना पड़ेगा ना। मार्केट नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा, मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये नाम का प्रोडक्ट जो है एग्जिस्ट करता है मार्केट में, है ना। चलो देख लो, द फंक्शन ऑफ बिजनेस इज नॉट कंप्लीट विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स थ्रू कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि सिर्फ आप प्रोडक्ट बना के मत रख लो, प्रोड्यूस कर लिया आप प्रोडक्ट, ठीक है, आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद आपको कस्टमर तक तो पहुंचाना है। जब कस्टमर को पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में है, तो वो आपके पास आएगा कैसे, और आपके पास आएगा नहीं तो आपका सामान बिकेगा कैसे। तो व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इफ यू आर नॉट एबल टू मार्केट इट। मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करने के लिए, अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। फाइन। देयरफॉर मार्केटिंग फंक्शन हेल्प्स टू ट्रांसफर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। ये अंडरलाइन कर लो, ठीक है। अल्टीमेट कंज्यूमर मतलब जो
कंज्यूम कर रहा है, फाइनल लास्ट कंज्यूमर, ठीक है। चलो, मार्केटिंग फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू concentrating and dispersing, which includes buying, selling, transporting, storage, risk taking, etc 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 etc, ठीक है। अगेन क्या हो सकता है, कंसंट्रेटिंग एंड डिस्पर्सिंग। कंसंट्रेटिंग मतलब एक जगह पे कंसंट्रेट करना, डिस्पर्सिंग मतलब फैला देना, ठीक है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, आप ध्यान दो, उसके अलावा कुछ ज्यादा जरूरत है मुझे लगता नहीं है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, भैया आप कुछ काम कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा ना। आप एम्प्लॉय नहीं रखोगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे, आप खुद सारा चीज नहीं कर सकते ना, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। एवरी बिजनेस रिक्वायर्स अ लार्ज नंबर ऑफ मैन पावर टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज, सो दे आर हेल्पफुल इन सॉल्विंग एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। आप कोशिश करो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो। हमने पिछला क्लास में भी देखा था, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस होता है वहां पे एक ऑब्जेक्टिव होता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, है ना। जो हम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर नेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, तो वहां पे हमने एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी पढ़ा था, सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम R&D भी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन इज कंसर्न्ड विद डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब R&D मतलब क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब क्या, जैसे नाम बोल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सपोज मुझे कोई ऐसी मशीन बनानी है, सपोज मुझे कोई ऐसी मशीन बनानी है जो जो मैं बोलूं और वो यहाँ टाइप कर दे, ठीक है। जैसे जैसे ये जो स्क्रीन है, ठीक है, इसमें मुझे खुद लिखना पड़ रहा है। सपोज ऐसा कोई स्क्रीन होता, मॉनिटर होता, जिसमें मैं जैसे आपसे बोल रहा हूँ ना, वो पीछे टाइप कर रहा होता, पीछे अंडरलाइन कर रहा होता, ठीक है। अब मुझे अगर वैसा प्रोडक्ट बनाना है, फिलहाल वो वैसा प्रोडक्ट कोई है नहीं, अगर मुझे वैसा बनाना है तो मुझे पहला बात रिसर्च करना पड़ेगा उस पे, है ना। मुझे साइंटिस्ट साइंटिस्ट का हो सकता है मदद लगे, मुझे इंजीनियर्स का मदद लगे ये सब चीज जानने में। उसके बाद मुझे डेवलप करना है वो प्रोडक्ट, तो रिसर्च मैंने कर लिया, अब प्रोडक्ट बनाना है, पहले मैं प्रोटोटाइप बनाऊंगा, फिर लोगों से फीडबैक लूंगा, फिर लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू करूंगा, ठीक है। तो नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें R&D चाहिए। नया प्रोडक्ट बनाने के लिए भी नहीं, सेम प्रोडक्ट को इनोवेट करने के लिए भी मुझे R&D चाहिए, ठीक है। सपोज ये जो स्क्रीन है, ठीक है, आप मेरे पीछे जो आप स्क्रीन देख रहे हो, सपोज इसमें कुछ इंप्रोवाइजेशन चाहिए, सपोज इसका टच बेटर हो सकता है, एग्जांपल दे रहा हूँ, टच बेटर हो सकता है, ठीक है। इसके पेन में कुछ और फंक्शंस आ सकते हैं, जैसे मुझे इरेज करने के लिए यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ रहा है, हो सकता है यहाँ पे मैं बटन दबाऊं, ऐसे ऐसे करूं तो वो इरेज हो जाए। तो ये सब जो होता है R&D के अंदर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन कर लो, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इनोवेशन एंड प्रोसेसेस एंड इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या, हम नया प्रोडक्ट इनोवेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर पुराने प्रोडक्ट को हम पुराने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहे हैं, फाइन। उसके बाद परचेजिंग, भैया अगर आप ट्रेडिंग में हैं या फिर अगर आप प्रोडक्शन में भी हैं तो आपको रॉ मटेरियल तो परचेज करना है ना। आसमान से थोड़ी टपकेगा आपके पास रॉ मटेरियल, तो आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। द परचेजिंग फंक्शन इन द बिजनेस इज कंसर्न विद एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो एक्वायरिंग बहुत सुंदर वर्ड है, एक्वायरिंग, प्रोक्यूरिंग, तो तीनों का मतलब परचेज ही होता है, तो बस थोड़ा महंगा वर्ड है, तो आप ये सब महंगा वर्ड यूज करो तो आपको भी एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इज कंसर्न विद एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द यूज बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट विल इंक्लूड रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। आपको चाहिए तो क्यों चाहिए भैया, रॉ मटेरियल चाहिए तो क्यों चाहिए, प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए, कॉमन सेंस है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज, भैया HR चाहिए कि नहीं चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, या फिर सब चीज आप सोच रहे हो मशीन से हो जाएगा, सब चीज मशीन से नहीं होगा, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको GPT शायद नहीं पढ़ा सकता ऐसे, ठीक है, पढ़ा सकता है, हो सकता है आगे पढ़ा ले, अभी तो नहीं पढ़ा सकता है। चलो, जोक्स अपार्ट, ह्यूमन HRM इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस डिपार्टमेंट्स। ह्यूमन रिसोर्सेज एक HR डिपार्टमेंट होता है जो लोगों को हायर करता है, ठीक है, लोगों को रिक्रूट करता है, लोगों को फायर करता है,
उसे हम एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं या फिर एचआरएम बोलते हैं, एचआर मैनेजमेंट। एचआर जो एचआरएम होता है उसे एचआर मैनेजर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ठीक है, वो ये सारा चीज करता है। उसके बाद अच्छा, एचआर एचआर क्या बोलना चाह रहा है कि हमें एम्प्लॉयज चाहिए तो कितने चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट में कितने चाहिए, कैसे एम्प्लॉयज चाहिए, कितने ड्यूरेशन के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, ये सब जो है एचआर फंक्शन हमारा तय करता है, बिजनेस का एचआर फंक्शन तय करता है। ठीक है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये समझाने का जरूरत है क्या? आपको अकाउंटिंग फाइनेंस करना ही पड़ेगा भैया बिजनेस में, बिना करे बिना करे होगा नहीं। ठीक है। आपको हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा ना, कितने पैसे कहाँ गए कहाँ से आए, ठीक है, वो चीज है। अब ये देख लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तो आपको पता ही होगा भैया, बचपन से पढ़ते आए हो 11 12 से। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या? ट्रेडिंग पीएल है, ठीक है, कोई अलग चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने तो इनकम स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं है। भाई पढ़ा पढ़ा है तुमने, ट्रेडिंग पीएल का नाम से पढ़ा है। जब आप कंपनी पढ़ोगे, कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, तो वहाँ इनकम स्टेटमेंट आता है, ट्रेडिंग पीएल नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ इनकम आता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश फ्लो हो गया। कैश फ्लो भी आपने 11 12 में पढ़ा होगा। चलो, सेल्स एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग फंक्शन एक तो आ चुका, लेकिन ये सेल्स एंड मार्केटिंग है, ठीक है, सिमिलर है, अलग है, सेम सेम बट डिफरेंट। दीज टू बिजनेस फंक्शंस आर ऑफन कैरिड आउट बाय द सेम डिपार्टमेंट, है ना। जो सेल्स है और मार्केटिंग है वो ऑफन एक ही डिपार्टमेंट हैंडल करता है। मैंने आपको बताया था कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो सेल्स एंड मार्केटिंग जनरली एक ही डिपार्टमेंट जो है, एक ही डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है। फाइन। द रोल ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज टू प्रमोट द बिजनेस एंड reach out to reach out to prospects, potential and existing partners, या फिर इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स एंड एटसेट्रा। चलो, मार्केटिंग क्या ये होता है सिर्फ? क्या मार्केटिंग सिर्फ ये हो सकता है कि मैं सिर्फ एडवर्टाइज करते रहूं और कंज्यूमर को पकड़ूं, कस्टमर को पकड़ूं, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, मार्केटिंग मतलब ये भी होता है कि आप इन्वेस्टर्स को भी पकड़ो, है ना, क्योंकि पैसों की जरूरत तो होती है। ऐसा नहीं कि आप प्रॉफिट ही कमा रहे हो, उसमें आप नया फैक्ट्री बैठा रहे हो, ये सब सब कुछ कर रहे हो, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आपको इन्वेस्टर्स भी चाहिए, है ना। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप शार्क टैंक तो देखा होगा यार आप सबने ना, इन्वेस्टर्स का मतलब तो पता ही होगा आपको। फिर नहीं देखा है तो चलो मैं बताता हूँ आपको। सपोज अपना मैं सपोज एक क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, क्लासेस शुरू करने वाला हूँ जो सीयूईटी पीजी के लिए, सीयूईटी पीजी के लिए डिटरमाइंड होगा, सीयूईटी पीजी के लिए पढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या मुझे सेटअप करने के लिए मुझे पैसे चाहिए, एक बड़ा स्टूडियो चाहिए, बड़ा क्लासरूम चाहिए, उसका रेंट लगेगा, टीचर्स चाहिए, टीचर्स का सैलरी लगेंगे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, बुक्स प्रिंट करना है, उसके लिए पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो मैं आपको एज एन इन्वेस्टर रीच आउट करता हूँ कि सर आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे क्या? आपको बदले में क्या मिलेगा? आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे और मैं आपको जितने भी मेरे पास फीस आएगा स्टूडेंट से, मैं उसका 10% आपको दूंगा फॉर नेक्स्ट 5 years। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, समझो। तो ऐसे ऐसी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्वेस्टमेंट होती है। फाइन, ठीक है। इट्स एंड गोल इज टू जनरेट सेल्स एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग वगैरह क्यों होता है? या तो सेल्स जनरेट करने के लिए होगा, या तो अपना ब्रांड बनाने के लिए होगा, दो चीजें, ठीक है। चलो, अब है अब है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखो, हमने मैक्सिमम चीज पहले कवर कर चुका है, हम अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर से हम रिवीजन करके चलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स अभी जस्ट पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्यों चाहिए? गुड्स बनाओगे तभी तो आगे जाएगा। रिड्यूसेस द कॉस्ट, है ना, हमने कुछ, या तो लास्ट चैप्टर में, तो इसी चैप्टर में पहले पढ़ा था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब क्या? कॉस्ट कम रखो, प्रॉफिट सबसे ज्यादा रखो। तो कॉस्ट रिडक्शन कंपनी का काफी क्या बोलते हैं, वन ऑफ द मेन मोटिव्स होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। भैया डिस्ट्रीब्यूशन, आप सपोज
आपके पास आप वो बनाते हैं, बुक्स प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, बुक सेलर्स को पहुंचाना है, स्टूडेंट्स को पहुंचाना है बुक, तो यू हैव टू बी गुड इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस। और हम क्या पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। व्हाट इज कॉमन लिंक, कॉमन लिंक शायद आप वर्ड सुन के जान चुके होगा, अभी तक हमने लास्ट 2 क्लास से वही पढ़ा है, जब हम कॉमर्स पढ़ रहे थे, दिस इज द कॉमन लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यही पढ़ रहे थे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ कॉमन लिंक बिटवीन वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको एक लिंक भी बना के दे सकता है, तो आपको एक लिंक भी के दे सकता है, आइदर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर या फिर फ्रॉम डीलर टू कंज्यूमर और व्हाट्सोएवर, ठीक है। सेव्स टाइम, ड्यू टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वी कैन सेव आवर टाइम विच इज मोर प्रीशियस इन द प्रेजेंट एज। इसका मतलब क्या, सपोज 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 मुझे ना बुक्स प्रिंट करवानी है अपनी, ठीक है, मैं सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे एक बुक लिखने वाला हूँ और मुझे बुक्स प्रिंट करवानी है, या फिर बुक चलो एडिट करवानी है। एडिट तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या है ना, मेरे पास समय नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक एडिटर को पकड़ूंगा या फिर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ूंगा जो एडिटिंग करता हो, जो बुक एडिटिंग करता हो, तो मैं उसको पकड़ूंगा, कुछ पैसे दे दूंगा, वो एडिटिंग कर देगा। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर एडिटिंग में है तो दे कैन हेल्प इन दे कैन हेल्प इन सेविंग माई टाइम, उन्होंने मेरा समय बचाया ना, मैं खुद एडिट करता तो मुझे 2 हफ्ते लगते। मिनिमम वेस्टेज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस वेस्टेज, पढ़ा हुआ है पहले। सेक्रेटेरिएट फंक्शन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टीचेस अस प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटेरिएट फंक्शन मतलब क्या, ऑफिस के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं क्या वो मैनेज करना हमें बिजनेस फंक्शन सिखा रहा है, बिल्कुल सिखा रहा है, बिल्कुल सिखा रहा है। फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस कैसे मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे करना है, ट्रांसपोर्टेशन यूज हमने अगेन लास्ट कुछ क्लासेस में देखा है। मेक्स द बिजनेसमैन एफिशिएंट, जब हम एम्प्लॉयज का बात कर रहे थे, है ना, जब हम एम्प्लॉयज हायरिंग की बात कर रहे थे तो हमने इस टॉपिक पे बात किया था, इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस पे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज enabled the businessman to conduct the business affair efficiently, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से ढंग से ऑर्गेनाइज है बिजनेस, तो सारी चीज एफिशिएंटली हो सकता है, इसका बोलने का मतलब यह है। फिक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन एम्प्लॉयमेंट में जब हम बात कर रहे थे पहले, तो हमने ये बात किया था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना आना चाहिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना आना चाहिए। सॉल्व द मार्केट प्रॉब्लम्स, भैया आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो तो अगर आपको दिख रहा है मार्केट में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वो सॉल्व करना चाहिए, आपको वो सॉल्व करना चाहिए, तभी जाके आप अच्छा बिजनेस बन पाओगे। टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट मतलब क्या, जैसे एग्जांपल देखो यार, अभी एआई आ चुका, ये एग्जांपल भी मैंने पहले दिया था, एआई आ चुका, तो अब हर बिजनेस कोशिश कर रहा है कि हम कैसे एआई को हमारे बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकें और मैन पावर कम से कम कर सकें, ठीक है, मैन पावर जो है कम से कम कर सकें। डिसीजन मेकिंग, अगेन डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, क्या इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिल्कुल है डिसीजन मेकिंग, राइट डिसीजन मेकिंग भी नहीं, राइट डिसीजन मेकिंग के बिना बहुत मुश्किल है भैया आपको ग्रो करना। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी यूजफुल इन मेकिंग द बिजनेस डिसीजंस इन टाइम, ठीक है। प्रोवाइड स्किल, प्रोवाइड स्किल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द स्किल्ड पीपल लाइक सेल्समैन टू सेटिस्फाई द कस्टमर्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको एक पर्टिकुलर स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है, आपको एक पर्टिकुलर स्किल भी प्रोवाइड कर रहा है। ये सेम चीज हमने ये इसमें देखा था यार, अपने ऑब्जेक्टिव्स में देखा था, है ना, टू प्रोवाइड स्किल और टू एनहांस स्किल्स, ठीक है, या तो नेचर में या तो कैरेक्टरिस्टिक में या तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने कहीं ना कहीं ये देखा है। सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड सप्लाई का आपको रूल पता है, डिमांड जैसे ही बढ़ेगा एक प्रोडक्ट का सप्लाई उसी हिसाब से बढ़ता है, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड कम हो गया सप्लाई कम हो जाएगा। तो सप्लाई अगर आपको दिख रहा है कि ज्यादा है तो आपको डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा, फाइन। चलो ये है 16 पॉइंट्स, आपको 16 ही याद रखने की जरूरत नहीं, आप 8 भी को याद कर लो, बहुत है, ठीक है। चलो हम क्या करते हैं, एक एक यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है,
ठीक है, एक डिफरेंस टेबल है, हम ये पढ़ लेंगे। और इसके पहले जो हम स्किप करके आए ना, इसके पहले जो हम स्किप करके आए वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो, इंडस्ट्री और कॉमर्स का डिफरेंस तो वैसे हमने पहले देख ही लिया था, पहले हमने देखा हुआ है इंडस्ट्री और कॉमर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर में। हाँ, लास्ट चैप्टर में तो हमने देखा था, लेकिन चलो फिर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये इंडस्ट्री है, ये कॉमर्स है। ठीक है, तो मैं हाइलाइटर लेता हूँ, हाईलाइट करके जाता हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी हाईलाइट करोगे। ठीक है, मीनिंग क्या है, इंडस्ट्री इज कंसर्न विद प्रोडक्शन और कॉमर्स इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहा है तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हाई है, यहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली लो है। ठीक है, इंडस्ट्री में अरे भैया फैक्ट्री बैठाने के लिए ज्यादा खर्चा चाहिए कि दुकान बैठाने के लिए ज्यादा खर्चा चाहिए, समझ रहे हो, तो फैक्ट्री बैठाने के लिए ज्यादा खर्चा चाहिए। कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेस, यहाँ पे क्या है, फैसिलिटेशन, हेल्प कर रहे हैं, है ना। हमने यही देखा था ना, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, कॉमर्स में दो चीज आता है, तो मतलब क्या, हम जो है इंडस्ट्री को हम हेल्प कर रहे हैं सब। ठीक है, अगेन इट रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन पार्ट ऑफ बिजनेस, इट रिप्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ बिजनेस, सेम फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। फाइन, इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन इंडस्ट्रियल बेल्ट्स। इंडस्ट्रियल बेल्ट्स मतलब देखना, आप जनरली जो फैक्ट्रीज होते हैं वो सिटी से हटके होते हैं, सिटी में जनरली सिटी के बीच में इंडस्ट्रीज नहीं होते, फैक्ट्रीज नहीं होते। ठीक है, लेकिन क्या कॉमर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वो कहीं भी हो सकता है, नो पर्टिकुलर लोकेशन, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रीज क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी और कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11-12 में, फिर भी मैं हल्का सा बता दूं। यूटिलिटी मतलब आप अगर किसी चीज का यूज केस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं, यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी मतलब सपोज एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको अगर कोई यूटिलिटी प्रोवाइड करके दे रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी, दैट विल बी कॉल्ड एज फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम कॉमर्स क्रिएट्स प्लेस टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या, यूटिलिटी विद रेस्पेक्ट टू प्लेस टाइम एंड पोजीशन। ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था हिंड्रांसेस ऑफ ट्रेड में, है ना, हिंड्रांसेस ऑफ टाइम, हिंड्रांसेस ऑफ प्लेस, वहां पे पढ़ा था। तो वहां पे अगर आप जाते हो, वहां पे अगर आप जाते हो और एक बार पॉइंट्स देखते हो तो सेम आपको दिखेंगे। ठीक है, अब भैया रिसोर्स क्या क्या चाहिए, रिक्वायर्स मेनली मशीनरी, मटेरियल्स, मैन पावर फॉर प्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली कम चाहिए, यहाँ पे कंपैरेटिवली कम रिसोर्सेस चाहिए। ठीक है, हम अगेन इसको रिवीजन कर रहे हैं, हमने सारा चीज पढ़ा हुआ है पहले, हम बस रिवीजन कर रहे हैं। कंडक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर्स, यहाँ पे ये कौन कंडक्ट कर रहा है, ट्रेड और मर्चेंटाइल एजेंट्स। ठीक है, मर्चेंटाइल एजेंट्स। क्लासिफिकेशन, इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, देखो ये भी हमने पढ़ा था, है ना। इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट इसका ग्राफ भी बनाया था, ग्राफ मतलब क्या, वो चार्ट भी बनाया था, है ना। इंडस्ट्री तीन भाग में बंटी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। बस हो गया, इतना कर लो, 4-5 मार्क आ गए आपके। डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। ठीक है, अब देख लो, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, बस एक ट्रेड वाला यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कर दिया है। ठीक है, तो ट्रेड भी हमने पढ़ा है, ट्रेड इसका ही हिस्सा है। ठीक है, कॉमर्स बड़ा टर्म है, ट्रेड उसका छोटा टर्म है, कॉमर्स बड़ा टर्म है, ट्रेड उसका छोटा सा टर्म है। ठीक है, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ कि आप खुद पढ़ो। ठीक है, उतना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, ये आप खुद पढ़ो। इफ पॉसिबल अगले क्लास में हम जब रिवाइज कर रहे होंगे तो मैं एक बार रीड कर लूंगा, या फिर एक बार हम रिवाइज कर लें खुद से। ठीक है, तो बस आज के क्लास के लिए इतना। आज हमने देखा आज हमने देखा फंक्शंस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, और इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस किस जगह पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अहमियत क्या होता है। ठीक है, ये चीजें हमने देखी। चलो, तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं हम अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच।